एक गाना और एक पूरी की पूरी ऐतिहासिक हस्ती की कहानी। क्या एक गाना किसी की पहचान को हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही मशहूर किरदार रास्पुतीन की कहानी की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि गाने के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। रा रा रास्पुटिन, लवर ऑफ द रशियन क्वीन। ये लाइनें सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं, है ना? बॉनी एम का ये गाना तो हम सबने सुना है, पर इस कैची धुन के पीछे जो कहानी छिपी है वो कितनी सच्ची है, चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम इस गाने के दावों को इतिहास की कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि इस गाने में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। तो चलिए शुरू करते हैं उस शख्स से जैसा उसे इस गाने में दिखाया गया है। तो गाना एक तरह से सही है, वो वाकई में लंबा चौड़ा था और उसकी आंखें, कहते हैं कि उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी, एकदम हिप्नोटिक। पर गाने ने एक चीज बड़ी चालाकी से छोड़ दी और वो थी उसकी साफ सफाई। फ्रेंच राजदूत ने तो यहाँ तक कहा कि उससे बकरी जैसी बदबू आती थी। अब ये बात गाने में डालते तो शायद गाना इतना हिट नहीं होता। अच्छा, रास्पुतिन का जिक्र हो और उसकी रहस्यमयी ताकतों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या वो सच में कोई चमत्कारी वैद्य था? रास्पुतिन की शाही परिवार में इतनी पहुंच क्यों थी? इसकी सबसे बड़ी वजह था जार का बेटा एलेक्सी। उसे हीमोफीलिया नाम की एक बहुत ही गंभीर और दुर्लभ बीमारी थी। मतलब एक छोटी सी चोट लगने पर भी उसका खून बहना बंद नहीं होता था, और उस जमाने में इसका कोई इलाज भी नहीं था। तो गाना कहता है कि रानी को यकीन था कि रास्पुटिन उसके बेटे को ठीक कर देगा। और कमाल की बात यह है कि जब भी रास्पुटिन एलेक्सी के पास होता था, उसका खून बहना अक्सर रुक जाता था। पर क्या ये कोई चमत्कार था? शायद नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक, रास्पुटिन की मौजूदगी से रानी और बच्चा दोनों शांत हो जाते थे, जिससे शायद ब्लीडिंग कम हो जाती थी। और दूसरी, जो ज्यादा दिलचस्प है, हो सकता है कि उसने डॉक्टरों को एलेक्से को एस्प्रिन देने से रोक दिया हो। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि एस्प्रिन खून को पतला करती है। तो एक तरह से अनजाने में ही सही, उसने सही काम किया। चलिए अब बात करते हैं गाने के सबसे स्कैंडलस दावे की, रशियाज ग्रेटेस्ट लव मशीन। गाने की सबसे मशहूर लाइन, रूसी रानी का प्रेमी। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई थी? बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इस बात का कोई सबूत नहीं है। असल में ये एक सोची समझी राजनीतिक अफवाह थी। जारीना यानी रानी जर्मनी में पैदा हुई थी और लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो शाही परिवार को बदनाम करने के लिए ये कहानी गढ़ दी गई। और देखिए, यही अफवाह उसकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई। तो रानी के साथ अफेयर की बात तो झूठी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रास्पुटिन कोई दूध का धुला था। असलियत में उसकी छवि काफी खराब थी। वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, हर तबके की औरतों के साथ उसके संबंध थे। और तो और वो अपने फॉलोअर से कहता था कि उसके साथ सोकर वो अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। वो खुद को एक पवित्र पुरुष कहता था, पर असल में वो न तो कोई साधु था और न ही कोई पादरी। गाने में कहा गया है कि वो जार की परवाह किए बिना रूस पर राज करता था। खैर, राज तो नहीं करता था, लेकिन उसका दबदबा बहुत बढ़ गया था। खासतौर पर पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब जार निकोलस खुद सेना की कमान संभालने चले गए, तब पीछे से जारीना को सलाह देने वाला रास्पुतिन ही था। कौन मंत्री बनेगा, कौन हटेगा, सब उसके इशारे पर होने लगा, और इसी वजह से वो लोगों की नज़रों में सबसे बड़ा विलन बन गया। और जब किसी के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ जाए तो क्या होता है? उसकी जान लेने की साजिश रची जाती है। और यहीं से रास्पुतिन की कहानी का सबसे ड्रामेटिक, सबसे फिल्मी हिस्सा शुरू होता है। जिस शख्स ने रास्पुटिन को मारा, प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव, उसने बाद में अपनी कहानी लिखी, और उसकी कहानी ने ही रास्पुटिन को अमर बना दिया। उसने लिखा, ये शैतान जो जहर से मर रहा था, उसे बुराई की शक्तियों ने जरूर मृतकों में से जिलाया होगा। यूसुपोव की कहानी के हिसाब से रास्पुटिन को मारना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, पहले उसे जहर वाले केक और वाइन दिए गए। जब जहर का असर नहीं हुआ तो उसे सीने में गोली मारी गई। वो फिर भी उठ खड़ा हुआ और अपने हत्यारों पर हमला कर दिया। उसे फिर कई गोलियां मारी गईं और आखिर में उसके शरीर को एक जमी हुई नदी में फेंक दिया गया। किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर क्या ये सच था? लेकिन जो ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट थी, उसने कुछ और ही कहानी बयां की। फोरेंसिक जांच ने इस पूरी फिल्मी कहानी की हवा निकाल दी। पहली बात, उसके शरीर में जहर का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी,
उसके फेफड़ों में पानी भी नहीं था, जिसका मतलब है कि वो डूब कर नहीं मरा था। मौत की असली वजह? माथे पर बिल्कुल करीब से मारी गई एक गोली। तो वो जो जहर और गोलियों से बचकर उठ खड़े होने की कहानी थी, वो सब मनगढ़ंत थी। शायद उसके हत्यारों ने खुद को हीरो दिखाने के लिए ये सब गढ़ा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर मौत इतनी सीधी सादी थी, तो ये अमर और पागल साधु वाली कहानी आज तक क्यों जिंदा है? क्योंकि उसकी मौत ने मसले को सुलझाया नहीं, बल्कि और उलझा दिया। रूस का जो अमीर तबका था वो खुश था, उन्हें लगा कि उन्होंने राजशाही को बचा लिया। लेकिन आम किसान दुखी थे, उन्हें लगा कि अमीरों ने उनके जैसे एक आदमी को मार डाला। और जो क्रांतिकारी थे, उन्हें तो पक्का यकीन हो गया कि पूरा शाही दरबार ही सड़ चुका है। तो उसकी मौत ने देश को जोड़ने की बजाय और तोड़ दिया और क्रांति की आग को हवा दे दी। उस वक्त के एक बड़े नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की ने कहा था, रास्पुतीन के बिना लेनिन नहीं होता। मतलब रास्पुतीन रूसी साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका था। और बस यहीं से वो एक इंसान से ज्यादा एक आर्केटाइप बन गया। एक ऐसा किरदार जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी ताकतों से सब कुछ कंट्रोल करता है, सबको भ्रष्ट कर देता है। और ये आर्केटाइप इतना दमदार है कि आज भी इस्तेमाल होता है। जैसे फिल्म धुरंधर 2 में जब एक भ्रष्ट जनरल को दिखाना होता है, तो बैकग्राउंड में यही गाना बजता है, रास्पुतिन। क्योंकि उसकी कहानी आज भी एक चेतावनी है कि जब किसी एक इंसान का प्रभाव हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में सवाल वही है, कौन था असली रास्पुतिन? कोई संत, कोई शैतान, या सिर्फ एक बलि का बकरा? शायद सच ये है कि वो एक करिश्माई किसान था जो सत्ता के बहुत करीब पहुंच गया, और एक डूबते हुए साम्राज्य ने अपने सारे गुनाहों का ठीकरा उसके सिर पर फोड़ दिया। और रही बात कहानी की, तो वो उस गाने की तरह ही है, इतनी कैची कि उसे भूलना नामुमकिन है।